नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की जो धरती है उसमें सब कुछ मिलता है। सोने की बात करें, कोयला हो या यहाँ पर आयरन ओर हो और इस तरह के अब्रक हो, और दुनिया के सबसे महंगी जो चीज़ है यूरेनियम जैसी चीज़ यहाँ की धरती में है। ये हमेशा से यहाँ के जो धरती है प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर रही है, काफ़ी ही धनी रही है। यहाँ की जनता ज़रूर भी गरीब हो, और इसी प्राकृतिक संपदा को लेकर जो है ये लूट मची रहती है और ये सवाल हमेशा उठते रहते हैं। जब से झारखंड अलग हुए 20 साल हो गए हैं और माइंस को लेकर और प्राकृतिक संपदाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और इन सवाल को उठाने में से एक व्यक्ति जो है हमेशा जो है वो सवाल उठाते रहते हैं, जो आज पूर्वी के विधायक सरयू राय जी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और प्राकृतिक संरक्षण को लेकर वो तमाम तरह के सवाल उठाते रहते हैं। अभी माइंस को लेकर जो है उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर माइंस का जो खेल है आयरन ओर का क्या है और क्यों हमेशा झारखंड इसमें विवादित रहता है। सर, बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है। जी। माइंस को लेकर 20 सालों में लगातार कई सवाल आपने खुद भी उठाए और हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में फंसा रहता है। क्या कारण है और इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, 2003 में भारत सरकार ने खनिजों के व्यवसाय के संबंध में एक बड़ा निर्णय लिया। पहले ये था कि जिनके पास माइंस है वही इसका व्यापार करते थे। उस पर निर्णय हो गया कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति खनिज का व्यवसाय कर सकता है। अब ये निर्णय होने के पहले जो हमारे खान खनिज वाले लोग थे यहाँ, जिनके पास लीज था, वो बड़ी फटेहाली में थे। उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अपने माइंस का एनुअल रेंट दे सकें। ये निर्णय हुआ और उसी समय एक दुनिया में एक घटना घटी। ओलंपिक का खेल चीन में 2005 में होना निर्धारित हुआ। उसके लिए उन्होंने संरचनाएं खड़ा करना शुरू किया। उसमें लोहा की ज़रूरत थी, तो वहाँ मांग बढ़ गई आयरन ओर की। तो जो प्राइवेट पार्टियां थीं, चाहे वो जूता बनाती हैं, मोजा बनाती हैं, होटल चलाती हैं, ये सब के सब लाइन में लग गए कि हम खनिज का व्यवसाय करेंगे। देश भर में 3 राज्य हैं मुख्यतः, झारखंड है, उड़ीसा है, गोवा है, जहाँ अधिक मात्रा में आयरन ओर है। कर्नाटक में भी बेलाडी में थोड़ा सा है। तो ये व्यवसाय करने लगे और चीन में निर्यात होने लगा इसका। फाइंस यहाँ बचे हुए थे, फाइंस का भी निर्यात होने लगा। और फाइंस के से लोहा बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी, चीन में थी। और चीन में जो सबसे न्यूनतम ग्रेड का आयरन ओर है, उसकी प्रोसेसिंग करके भी लोहा बनाने की उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। इसलिए सब जाने लगा चाइना। एक बार एक बूम आ गया, आयरन ओर का दाम बढ़ गया। और उसके बाद जो खान खनिज वाले लोग थे, जिनकी फटेहाली थी, पहले पैसा नहीं था, तो प्राइवेट व्यापार करने वालों ने पैसा लगाया उसमें। अनियमितता यहाँ से आरंभ हुई। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके हिसाब से, या मिनरल कंसेशन रूल है, उसके नियम के हिसाब से जिसके पास खनिज पट्टा है वो खनिज पट्टे को गिरवी नहीं रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, उसको अपने ही खनिज करना है। तो उसी समय 2002-03 में टोरियन वाले यहाँ आए। टोरियन एक बड़ी कंपनी है, बाबूलाल जी थे उस समय, लोग आए, उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। बाबूलाल जी की सरकार गई, 2004-05 में भी सब धंधा चलते रहा। और कई ऐसे व्यवसायी जिनके पास पैसा था, उन्होंने माइनिंग करना शुरू कर दिया। पट्टा हमारे पास है, माइनिंग आपने भी शुरू कर दिया उसमें करना, नियम की अवहेलना करके। ये लोग पकड़े गए। स्ट्रीम माइनिंग अफसर ने, डायरेक्टर माइंस ने इनको नोटिस दिया। 2005 से नोटिस देना शुरू किया। तो पहली अनियमितता हुई। उसके बाद इससे काफ़ी पैसे मिलने लगे। अर्जुन मुंडा जी ने भी करीब 7 या 8 माइंस का यहाँ से रिकमेंडेशन कर दिया भारत सरकार को कि अमुक कंपनी को ये माइंस दे दिया जाए। अब बाद में मेरे जैसे आदमी ने उनको बताया कि आपने जो ये किया है सही नहीं है, गलत है, नियम के हिसाब से सही नहीं है। तो उन्होंने वापस बुला लिया, रिकमेंडेशन अपना वापस ले लिया। अब यहीं से उनके खिलाफ में माइनिंग माफिया के लोग हुए और उन्होंने उनकी सरकार गिराई। अर्जुन मुंडा जी की, हाँ, मधु कोड़ा की सरकार बनी 2006 में। और मधु कोड़ा की सरकार में खुलेआम एकड़ के हिसाब से माइनिंग लीज के आवेदन आने लगे।
और कुछ उनके नज़दीकी ऐसे लोग लग गए जो देश और दुनिया में सौदा करने लगे। हालांकि कोई एक माइनिंग लीज मधु कोड़ा ने के रीजन में मिली नहीं, पूरी अवैध व्यापार चलते रहा और जो बिचौलिए थे उनका व्यवसाय चलते रहा। कागज पर अलॉटमेंट नहीं हुआ लेकिन खुदाई जो होती है, हाँ कुछ एकाध हुआ, मगर इसमें जैसे बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग हैं, हम उनके नज़दीकी हैं, हम करा देंगे, हम फाइल बढ़वाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। अब उस समय मैं सारंडा जंगल के संरक्षण पर काम करना शुरू किया था और ये सारी लॉ हैस की जो खान हैं ये सब सारंडा क्षेत्र में हैं। और मुझे लगा कि बेतरतीब खनन हो रहा है। भारत सरकार भारत सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने एक नियम जारी किया था 2003-04 में कि किस तरह से घने जंगलों का संरक्षण करना है और ये खान खनिज हैं इनको कैसे धीरे धीरे बंद करना है जो उसके अंदर चल रहे हैं। मैंने इसी के सिलसिले में बात उठाया, काफ़ी काम हुआ। वन विभाग ने एक कंपार्टमेंट बनाकर दे दिया कि यहाँ कोई खनन नहीं होना चाहिए। माइंस डिपार्टमेंट ने नहीं माना, लटक गया मामला। तो ये बहुत सारी अनियमितताएँ होते रही। यहाँ ही नहीं हुई, उड़ीसा में हुई, गोवा में भी हुई। उड़ीसा और गोवा में गैर सरकारी संगठनों ने मामले को PIL के रूप में, रीट के रूप में कोर्ट ले जाने का काम किया। मैं यहाँ उठा रहा था इस मामले को। अब इतनी अनियमितता हुई 2009-10 तक और भारत सरकार को भी सूचनाएं पहुंची। मैंने किताब भी लिखी मधु कोड़ा लूटराज के नाम से, किस तरह से ये मामला होता था। तो भारत की सरकार ने 2010 में जस्टिस MB शाह रिटायर्ड से सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया जो जांच करेगी आयरन ओर में घपले की। अब जस्टिस MB शाह ने जांच किया। पहले उन्होंने गोवा का जांच किया, उड़ीसा का जांच किया, बाद में झारखंड आए। एक एक्सटेंशन उनको मिला साल भर का, काम पूरा नहीं हो पाया, सरकार ने एक्सटेंशन नहीं दिया तो उन्होंने प्री रिपोर्ट यहाँ के बारे में भी दे दिया। भारत सरकार को और राज्य सरकार को कहा कि इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया। अब इसमें सभी ने माना कि इलीगल माइनिंग हो रही है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उनकी 2013 के अक्टूबर में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई झारखंड के बारे में, भारत सरकार को जमा हुई। 2014 में उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने 5 माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई कि कैसे कैसे इलीगल माइनिंग हुआ है, कौन कौन जिम्मेदार है। उसने 2014 के सितंबर में अपनी रिपोर्ट दे दिया और शाह आयोग ने जिन लोगों पर टिप्पणी की थी सबके बारे कहा कि इन्होंने इलीगल माइनिंग किया है। अब अक्टूबर से नए चुनाव की घोषणा होगी। 2019 में चुनाव की घोषणा हो गई, मामला वहीं रह गया। सर उसमें केवल छोटे ही थे कि बड़े प्लेयर भी थे, इसलिए कि नाम बड़े प्लेयर के भी कि वो लोग भी इसमें इलीगल माइनिंग की? इसमें तो इलीगल माइनिंग वही करेंगे ना जिनके नाम पर माइनिंग का लीज है, जिनको अलॉटमेंट था उससे ज़्यादा। अब देखिए, अब दिलचस्प पहलू इसका यहीं से आरंभ होता है। 2014 के सितंबर में जो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में बनाया था कमेटी, उसने रिपोर्ट दे दिया। 2014 के अक्टूबर में चुनाव का माहौल बन गया, घोषणा हो गई, वो निर्णय वहीं का वहीं रह गया। यानी शाह आयोग ने जो अनियमितताएं पकड़ी थीं उसके आधार पर उन्होंने सब पर फाइन लगाया था, पेनल्टी लगाया था और यही कहा था कि आपने जितना इलीगल माइनिंग किया है उसकी 100% कीमत आपको फाइन के रूप में देनी पड़ेगी। उड़ीसा वाले लोग गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पावर्ड कमेटी बना दिया, उसका निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, शाह आयोग ने किया था कि जितना के मूल्य का आपने खनन किया है वो प्लस जब से खनन किया है तब से सूद, इंटरेस्ट, ब्याज उस पर लगेगा और पेनाल्टी के रूप में आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो साहब उसका व्यापार कर दिया है, तो व्यापार करके आपने मुनाफा कमाया है और मुनाफे पर आपने आमदनी किया है, आमदनी से पर हमको इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया, उसने ब्याज माफ़ कर दिया, मगर मूलधन के बारे कहा कि आपको देना ही पड़ेगा साहब, और वो भी देना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी ये सारे के सारे लोग गए फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट कि हमको बड़ा अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट बांध दिया जाए। जैसे झारखंड में 7,741 करोड़ रुपए का लगा था पेनाल्टी, तो उड़ीसा वाले गए कि हमको
इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, किस्त में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस्त में नहीं, एक मुश्त देना पड़ेगा। भारत सरकार ने भी यही स्टैंड लिया, तो उनको देना था एक मुश्त। अब जब हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व में कमेटी बनी, उस कमेटी ने सितंबर 2014 में रिपोर्ट दे दिया। चुनाव आ गया, चुनाव में उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनी 2014 के दिसंबर में। तो अब इस सरकार पर था कि वो पेनाल्टी वसूलता है। इस सरकार ने पेनाल्टी वसूलने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया और 2 कमेटियां बनाई इसने 2015 में। 16 आ गया, उन कमेटियों ने भी वही रिपोर्ट दिया जो पहली कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। तब 2016 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें खान सचिव, वन सचिव सभी थे, कि आप एक एक की सुनवाई करिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि पेनल्टी वसूलने के साथ अगर आपने इलीगैलिटी की है तो नियम के हिसाब से आपकी खान बंद होनी चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट दिया, सबकी एक एक करके सुनवाई की। 2016 में उन्होंने रिपोर्ट दे दिया मार्च में, और कहा कि जो 23 लॉ हाउस के खदाने हैं, इनका खनन पट्टा रद्द कर देना चाहिए। अब जब इन्होंने दे दिया तो खनन पट्टा रद्द करने का आदेश हो गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वही खान विभाग के भी मंत्री थे। तो डेवलपमेंट कमिश्नर ने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट पर सरकार ने कैंसिल करने का निर्णय ले लिया। माइंस डिपार्टमेंट ने सबके खिलाफ में नोटिस जारी कर दिया कि आपका लीज रद्द किया गया है। मगर 2014 के सितंबर में जब अरबों रुपए की पेनाल्टी उस समय शाह आयोग ने लगाया और कमेटी ने सही पाया, उसकी वसूली हम कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2015 में एक नोटिस गया, इतना ही हुआ। अब ये होने के बाद एक नया षड्यंत्र आरंभ हुआ झारखंड में कि पैसे की वसूली कैसे ना हो और कैसे ये लीज रद्द ना हो। तो उसमें से एक जो शाह ब्रदर हैं, जिसके आपने सवाल उठाया है लगातार कि तो ये शाह ब्रदर के लोग हाई कोर्ट के रीट किया उन्होंने, और ये कहा कि जो डेवलपमेंट कमिश्नरी कमेटी के निर्णय के आलोक में हमारे खदान का लीज रद्द हुआ है, वो सही नहीं है, वो गलत निर्णय है। उसको चुनौती उन्होंने दिया। अब सरकार ने क्या किया था कि न केवल लीज रद्द किया, बल्कि लीज रद्द करके उसका मालिकाना भी अपने पास ले लिया, गजट नोटिफिकेशन कर दिया। ये सब हो गया। ये गए, मामला सुनवाई के लिए कोर्ट में आया। तो नया षड्यंत्र ही आरंभ हुआ कि जो काम सरकार नहीं करा सकी, उस काम को कोर्ट से करा लिया जाए। तो सरकार के जो उस समय एडिशनल एडवोकेट जनरल थे अजीत कुमार, वो अपीयर हुए। उन्होंने बहस किया कोर्ट में कि सरकार ने शाह ब्रदर का जो लीज रद्द किया है, रद्द करने का निर्णय सही नहीं है। ये वकील कहता है, जो सरकार का वकील, सरकार के वकील नहीं, मतलब सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसके 2 महीना पहले MMDR एक्ट है, उसमें भारत सरकार ने संशोधन किया था और कहा था कि जो पहला नवीकरण है, चाहे कभी भी अप्लाई किया हो, पहला नवीकरण पेंडिंग है तो पहले नवीकरण को ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा, लीज रिन्यू हो जाएगा। मगर उसने एक परंतुक लगाया कि परंतु वो जो खनन पट्टाधारी है, वह खनन पट्टाधारी कोई अनियमितता नहीं किया हो, कोई इरेगुलरिटी नहीं किया हो। तो ये हमारे जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, कह तो दिया कि अब जो संशोधन हो गया उसके हिसाब से इसका लीज रिन्यू हो जाना चाहिए। मगर ये नहीं बताया, बाकी बातों को छुपा लिया। हाँ, क्योंकि इन सबों ने अनियमितता किया था, इन सबों की अनियमितता साबित हुई थी, कमेटियाँ बनी थी। ये कहते कि अनियमितता किया है तो उसके लीज तो कैंसिल नहीं होती। तो उसका गवर्नमेंट के ऑर्डर पर स्टे कर दिया हाई कोर्ट ने। जब स्टे किया तो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वही माइंस विभाग के सेक्रेटरी थे उदय प्रताप सिंह, यूपी सिंह। जैसे उनको ऑर्डर मिला, उन्होंने एडवोकेट जनरल को लिखा कि आपके एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जो कहा है कोर्ट में वो सही नहीं कहा है। हम लोगों से जो हम क्लाइंट हैं, हमसे तो सलाह ही नहीं किया है, और इस हिसाब से उसने गलत बहस किया। तो लिखा उन्होंने, पड़ा रह गया, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे 5 सीनियर अफसरों के सामने, राजबाला वर्मा थी, अमित खरे थे, DK तिवारी थे, सुनील बर्नवाल थे, इन सबों के सामने मुख्यमंत्री ने
यूपी सिंह को बुलाकर डांटा, फटकारा, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए और कहा कि अच्छा हुआ तुम सबसे सीनियर थे, तुमको हमने चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया, राजबाला वर्मा को बना दिया। तो तुम चीफ सेक्रेटरी रहते तो क्या करते हमारे लिए, क्यों लिखा चिट्ठी तुमने ऐसा। यूपी सिंह बड़ा भद्र आदमी थे, सालिन आदमी थे। अगले दिन उन्होंने अप्लाई कर दिया कि हम राज्य में नहीं रहेंगे, सेंटर में चले गए। तो ये एक षड्यंत्र का दूसरा बिंदु है। अब इसके बाद हुआ कि अब उसने साबरदर ने लिखा कि हम तो माइनिंग कर रहे हैं साहब, तो हमारा जो ओर है उसको मार्केट में ले जाना है, बेचना है, तो हमको उसका परिवहन करने के लिए माइनिंग चालान दीजिए। तो फाइल आई, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के यहाँ अप्लाई होता है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने भेज दिया, राज्य सरकार को भेजा, ये हम नहीं दे सकते, आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करिए, हमको क्या करना चाहिए ये मांग रहे हैं। तो उस फाइल को वो फाइल बिल्कुल खान विभाग में ऐसे ही रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। उसके बाद उसने एक और लिखा माइन सेक्रेटरी को, उस पर महाधिवक्ता की राय मांगी गई कि क्या करना है, ये चालान मांग रहा है, क्या करना हमको। तो महाधिवक्ता ने अपनी राय दी। उसने लिखा कि कोर्ट कोई आदेश करता है और सरकार उसके खिलाफ में अपील में नहीं जाती है, तो उसके निर्णय को सरकार को लागू करना चाहिए, इसलिए माइनिंग चालान दिया जा सकता है। एकदम एक दिन के भीतर मुख्यमंत्री ने भी साइन कर दिया, बर्नवाल थे सेक्रेटरी ने भी साइन कर दिया कि इसको पिछली सरकार ने ही कर दी। हाँ, इसको चालान दे दिया जाए। ये 2016 की बात है, चालान दे दिया जाए। फाइल पर सिग्नेचर है मुख्यमंत्री के नाते रघुवर दास का कि चालान दे दिया जाए। तो देने का अधिकार तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को है, वहाँ से आदेश गया यहाँ से कि चालान दे दो। तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि आदेश सही नहीं है। साबरदर के पास तो कंसेंट टू ऑपरेट ही नहीं है, माइन को चलाने का जो आदेश होता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, वही नहीं है इसके पास में, तो हम कैसे देंगे इसको साहब। तो उसने लिख के भेज दिया कि हम नहीं दे सकते हैं इसको। और उसने कहा कि ये जो फैसला है कोर्ट का, उस फैसले के खिलाफ में हम सरकार को अदालत में, ऊपर की अदालत में, डबल बेंच में अपील करना चाहिए। सिंगल बेंच का जजमेंट है। फिर खान जो डिस्ट्रिक्ट खान अब इतना लोग उससे नाराज हुए कि उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस करवा दिया साबरदर से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि आपके आदेश के बाद भी ये चालान नहीं दे रहा है, इसलिए आपके आदेश की अवहेलना कर रहा है। उस पर विचार नहीं किया कि इसको हमको जाना चाहिए अपील में कि नहीं जाना चाहिए। अब इतना उसको प्रताड़ित किया कि उसने सरकारी अधिकारी के नाते आदेश दिया था कि हम चालान नहीं देंगे। उसको सरकारी वकील तक नहीं दिया, उसको अपना वकील करना पड़ा। तो अपना वकील करके वो कंटेम्प्ट का केस लड़ा। और जब उसने लिखा कि कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है, तो मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया गया। कहा गया क्यों नहीं दिया तुम? तो उसने बताया, कहा गया कि नहीं तुम दो। उसने 2 दिन के बाद कंसेंट टू ऑपरेट दिया, हमारा कंडीशनल दिया कि कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा वही लागू होगा इस पर। तो ये तीसरा चौथा षड्यंत्र का बिंदु है उसके पक्ष में। ये सारी घटनाएं हो गई तो धीरे धीरे 2, 3, 4 सब कोर्ट जाने लगे कि हमारा भी साहब रद्द कर दिया। जो 23 लोग, मगर इस बीच में जो वसूल करना है पैसा हमको, वो कहीं छूट गया, पीछे छूट गया। अरबों रुपए का नहीं वसूली हुई नहीं। इसी में ये मामला सब लटका रहा। अंत में हाई कोर्ट का फैसला आया 2016 के अगस्त में। हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला दिया कि जिसको उसने कहा कि इनका हम कैंसिल करते हैं जो आदेश सरकार का है, मगर जो लोग कोर्ट में आए हैं वो 2 महीने के भीतर ये साबित करें कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की है, तभी वो माइनिंग कर सकेंगे, नहीं तो माइनिंग नहीं कर सकेंगे। और जो कोर्ट में नहीं आया है उसको 6 महीने का समय दिया है कि 6 महीने के भीतर साबित करें। इन्होंने 2 महीने के भीतर साबित नहीं किया, नहीं साबित किया तो माइनिंग का आदेश नहीं मिलना चाहिए था और माइनिंग करते रहे। तो इस बीच में ये चले गए नहीं। इसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2013 में एक नया नियम निकाला।
और कहा कि किसी आदमी को हमने 200 हेक्टेयर में माइनिंग लीज दिया है, उसमें से 25 हेक्टेयर में भी माइनिंग कर रहा है, तब भी उसको पूरे 200 हेक्टेयर का नेट प्रोडक्टिविटी वैल्यू सरकार के पास जमा करना होगा, हर साल जमा करना होगा उसको। एनपीवी बोलते हैं। इन्होंने एनपीवी नहीं जमा किया साबरदर ने। अब किसी न किसी कारण से भारत सरकार के इस आदेश का डेट बढ़ते गया। हर साल होता था, एक डेट था, 6 महीने बाद फिर बढ़ाता था कि साहब अब इस तक तो जमा करिए, इस तक तो जमा कर दीजिए। अब उसका अंतिम आदेश हुआ कि 2017 के 31 मार्च तक आप एनपीवी जमा कर दीजिए। अब यहाँ पर 31 मार्च को उसका अंतिम तिथि है और 26 मार्च को खान विभाग ने इन सब लोगों से बुलाकर एफिडेविट लिया कि जो सरकार का आदेश अगर एक्सटेंड नहीं होगा तो उस आदेश के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे, यानी एनपीवी देंगे। तो हमारा ये सवाल था कि 26 मार्च होकर अब 4 दिन इंतज़ार कर लेते। 31 मार्च ही लास्ट डेट था, इंतज़ार नहीं किया, ले लिया। और लोगों ने माइनिंग नहीं किया, साहब ने माइनिंग शुरू कर दिया। जब आपका एनपीवी नहीं है तो आपका फॉरेस्ट नहीं जमा किया आपने, तो आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक इन्होंने इलीगल माइनिंग किया। केवल साहब ब्रदर्स ही किया कि बाकी 23 लोग भी? बाकी ने 23 में कुछ ही थे, बाकी ने नहीं किया यह काम, इन्होंने किया। तो इस सरकार ने 9 महीने तक इलीगल माइनिंग अलाउ किया इनको करना। सारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, सारा इनका एफिडेविट सब रखा रहा, ये माइनिंग करते रहे। इस बीच में 2 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि भाई आपको पेमेंट करना है जो फ़ाइन, वो पेमेंट करिए, और इसके लिए हम आपको 31 दिसंबर तक का समय देते हैं। 2017 के? हाँ, 31 दिसंबर तक का समय देते हैं कि आप पेमेंट करिए। तो सबका कैंसिल हो जाता, कैंसिल हो गया जो नहीं किया उसका। अब साबरदर ने चालाकी क्या किया कि 30 दिसंबर को इसने थोक के भाव से चालान ले लिया या दे दिया इन लोगों ने, क्योंकि आपका 31 दिसंबर तक माइनिंग बंद हो रहा है तो आगे चालान नहीं मिलेगा, परिवहन नहीं करिएगा। मगर उसने थोक के भाव से ले लिया और मई डेट में ही ले लिया चालान, 30 के डेट में ले लिया और मई तक उससे परिवहन करते रहो। तो इसको तो रोकना चाहिए था 1 जनवरी को। आपका लीज कैंसिल हो गया, सब कैंसिल होगा, परिवहन नहीं करने देना था। तो ये 2 चीज़ें, 31 मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक माइनिंग कराना और मई 2018 तक परिवहन करने का आदेश देना, ये दोनों ही षड्यंत्र का सूचक है इसमें। तो ये करते रहे। अब जब आदेश आया तो टाटा स्टील ने अपना पेनल्टी जमा कर दिया, रूंगटा माइंस ने जमा कर दिया, कई लोगों ने जमा कर दिया अपना। उषा मार्टिन भी था उसमें। उषा मार्टिन ने भी किया, इन सब ने कर दिया। अब ये लोग कहे कि हम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तो नहीं जमा किया तो माइनिंग नहीं कर सकते हैं। मगर 2018 के मई तक ये परिवहन करते रहे। इसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आपको एकमुश्त पेनल्टी जमा करना। ये पेनल्टी इनके पर कितना हो पाया था? इसलिए कि आपने उस पर भी सवाल उठाया था कि पहले 1600 के बाद में आऊँगा। तो अब इन लोग हाई कोर्ट ने क्या किया, वही गलत किया। सेल को और एक आध किसी को उसने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का ऑर्डर कर दिया, तो ये लोग भी गए। राइट कोर्ट क्या, आपको हम नहीं करेंगे इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वो तो कैप्टिव माइंस थे, एक सरकार की माइंस थी, आपका तो ट्रेडिंग माइंस है, इनका नहीं किया। तो ये डबल बेंच में अपील इन्होंने किया। जब अपील किया तो एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में लिख कर दिया कि दोनों पक्ष सहमत हैं कि 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाए, स्टेट को इतना, स्टेट को इतना, एक प्रस्ताव बना कर दे दिया और कहा कि दोनों पक्ष सहमत हैं इस पर। यानी ये माइन ओनर भी और सरकार दोनों सहमत हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप सहमत हैं तो हम दे देते हैं आदेश। इनका और एक इनके पीके है, निर्मल कुमार, प्रदीप कुमार, दोनों का दिया। अगले दिन माइंस डिपार्टमेंट में फाइल बढ़ी कि भाई हमने तो कंसेंट दिया नहीं है। तो एडवोकेट जनरल ने लिख दिया कि आपने कंसेंट दिया है, तो हमने कंसेंट दिया नहीं। इन्होंने गलत कहा हाई कोर्ट में।
इस पर कार्रवाई करने के बदले फाइल ओपिनियन के लिए उसी एडवोकेट जनरल को भेज दी गई जिसने कोर्ट में ये गलत एफिडेविट किया था। वो मामला जहाँ का तहाँ रह गया। तो इस तरह से चीज़ें होती गई आगे। अब उसके बाद हमारा एक PIL है 2012 में किया था सारंडा संरक्षण के लिए। उस PIL में मैंने 2017 में ये फाइल किया कि भाई ये इलीगल माइनिंग हो रही है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो सुनवाई करनी है आप सुनवाई करिए। नियम है कि नोटिस दी जाएगी 60 दिन की, 60 दिन के बाद सुनवाई की जाएगी कि आपके माइंस को क्यों नहीं कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप सुनवाई करिए। कोर्ट ने इन्होंने कहा कि कर रहे हैं और जब उन्होंने सुनवाई का आदेश किया तो मिनरल कंसेशन रूल के गलत धारा में आदेश कर दिया। तो जो माइंस ओनर थे वो 60 दिन इंतजार किए। 61वें दिन गए और कहे कि इस धारा में तो आपको साफ सुनने का अधिकार ही नहीं है, आप कैसे सुनिएगा। फिर सुनवाई बंद हो गई, लंबे समय तक सुनवाई बंद रही। फिर हमने कोर्ट में कहा सुनवाई कराइए। तो सेक्रेटरी ही सुनवाई करते हैं, अधिकार मंत्री को है, उनके बदले में सेक्रेटरी सुनवाई। सेक्रेटरी चले गए थे अबू बकर सिद्दीक जो चाईबासा में DC थे। उन्होंने कहा कि इसके पहले हम चाईबासा में DC थे, हमारा भी कुछ इसके बारे में आदेश होगा तो उसी का हम अपनी ही सुनवाई कैसे करेंगे साहब। फिर मामला काफ़ी दिन लटका रहा। जब हमने बहुत प्रेस किया कोर्ट के ऑर्डर से तो बाकी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चतुर्वेदी जी हैं वो सुनवाई करेंगे। उनके यहाँ सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई हुई तो उन्होंने साहब ब्रदर को देखा अनियमितता है, उसका माइंस रिलीज करने का कहा। सरकार ने माइंस उसका रद्द कर दिया। 2019 में ही रद्द हो गया इसका माइंस। बाकी लोगों के बारे में चतुर्वेदी ने लिखा है कि जो अफसर माइनिंग के अपने 3 समितियों में प्रमाण दिया है कि ये सबों ने अनियमितता की है, वे चतुर्वेदी के सामने अनियमितता को साबित करने के लिए कागजात नहीं रखे बाकी लोगों का। लेकिन इसका तो कोर्ट में मामला था इसलिए हो गया। तो कभी को नाइफेंस है कि साहब आपके पास कागजात है और आप कमेटी के सामने नहीं रख रहे हैं। तो बाकी सब में 18 का रद्द किया उसने। तो ये सब चीज़ें होते होते चली गई। अब जब उसने रद्द कर दिया इनका माइंस तो इनका इंस्टॉलमेंट आधा पे करके रह गई है, जो पे करना था बाद में पे नहीं किया उन्होंने। और तब MMDR एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से ये था जो ट्रेडिंग माइंस हैं सभी का लीज 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगा। इनका 19 में रद्द कर दिया, बाकी का 2020 में समाप्त हो गया। अब नियम है कि अगर आपका माइन आपने समाप्त होने के 31 मार्च को समाप्त हुआ तो आपने 30 मार्च तक तो माइनिंग किया है, तो स्टॉक पड़ा है उसका क्या होगा। इनका रद्द हो गया था 2019 में साहब ब्रदर का, इनका भी स्टॉक पड़ा था, क्या होगा। इसके बारे में मिनरल कंसेशन रूल ये कहता है 12G उसका सेक्शन है कि 6 महीने के भीतर आपको बेचने का अधिकार दिया जाता है। जो 6 महीना में नहीं बेच सका उसको 12HS में एक और महीना का एक्सटेंशन देने का प्रावधान है। 7 महीना में आपको बेचना है। इन्होंने किया नहीं, इन्होंने बेचा नहीं, किसी ने नहीं बेचा। मगर कई माइंस ओनर ने इस अवधि में सरकार को लिख दिया कि हमको बेचने का परमिशन दिया जाए। अब साहब ब्रदर का तो उसके 1 साल पहले कैंसिल हो गया था। अब सवाल है कि जिसका माइंस कैंसिल हो जाता है या जो माइंस 2020 को कैंसिल हो गई, 6 महीने में परमिशन नहीं मिला, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस समाप्त हो गया, इसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस समाप्त हो गया। तो साहब आप जब क्लियरेंस नहीं है तो फॉरेस्ट से आप माल उठा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनिंग करना और स्टॉक को बेचना एक ही माना जाता है। तो मैंने ही सवाल उठाया था कि साहब ब्रदर को इन्होंने परमिशन दे दिया बेचने का, वर्तमान सरकार ने दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब आपको देने का अधिकार ही नहीं है उसको, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है उसको, किसी को भी अब नहीं है फॉरेस्ट क्लियरेंस। सरकार को उसको नीलाम कर देना चाहिए, भारत सरकार से उसका नीलाम कर देना चाहिए। नीलाम इसलिए करना चाहिए कि हम अगर उनको बेचने की अनुमति देंगे तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो रेट तय करती है उस रेट पर बेचेंगे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस कई कारणों से काफ़ी कम रेट तय करती है। आज मान लीजिए उसका 800 रुपये पर टन है और बाज़ार में आयरन ओर का दाम 8000 रुपये पर टन है आज की डेट में। तो उनको बेचेंगे तो दिखाएंगे 800 में बेचा हमने, और मार्केट में तो 8000 में जाएगा। तो साहब आप जब क्लियरेंस नहीं है तो उसको बेचने का अधिकार ही नहीं है उसको, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है उसको। किसी को भी अब नहीं है फॉरेस्ट क्लियरेंस। सरकार को उसको नीलाम कर देना चाहिए।
तो आप नीलाम कर दीजिए, आपके पास 60,000 रुपये आएगा, उससे वसूल कर लीजिए, बाकी पैसा उसको दे दीजिए, इसमें सबका फ़ायदा है। तो मेरा स्टैंड यही है कि इसमें नीलामी करनी चाहिए। अब शाह ब्रदर के साथ एक और पक्षपात हुआ। 1100 कुछ करोड़ रुपया का फाइन लगा था। जब इस पर से ब्याज को माफ़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 605 करोड़ रुपए का फाइन इन पर रहा। और 605 करोड़ रुपया ये पेमेंट करें, इसके लिए 2005 के मई में खान विभाग ने इनको नोटिस दिया कि आप पेमेंट करिए। अब नहीं पेमेंट इन्होंने किया तो आपको सर्टिफिकेट केस करना चाहिए था, वसूलना चाहिए था। ये डबल इंजन की सरकार ने नहीं किया, नोटिस दे के छोड़ दिया। अब एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने 650 करोड़ रुपए की पेनल्टी तय की, उसको बदल दिया। दूसरा आया, उसने इस पेनल्टी को घटाकर 194 करोड़ कर दिया, 400 करोड़ का चुना। हाँ, तो अब ये है ना कि या तो पहले वाला माइनिंग अफसर गलत था या ये गलत है। ये तो आपको तय करना चाहिए था, पहले वाले ने क्यों ज़्यादा कर दिया और इसने क्यों घटा दिया, कैसे घटा दिया। तो इसी तरह के मामले हैं जिसमें 5 वर्षों में जो सरकार हम लोगों की रही, उस सरकार ने माइनिंग के क्षेत्र से बकाया वसूलने के पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि बकाया कम से कम वसूला जाए इसके लिए सहूलियत देती रही इन लोगों को, और अपने रिजिम में ये इलीगल माइनिंग कराते रहे। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है 30 बिंदुओं पर। अभी जो हेमंत सोरेन जी को लिखा है क्या इसकी जांच कर रही है, उसको तो अब नीलामी करिए ही करिए, इसकी जांच करिए पिछले 5 साल में कितना षड्यंत्र हुआ है कि राज्य का खजाना का जो पैसा था वो पैसा राज्य के खजाना में नहीं आए, बल्कि जो अवैध गतिविधि कर रहे हैं उनके पास ही रहे और उनको सहूलियत मिलती रहे वो, और अवैध माइनिंग इस बीच में करते रहे। तो इसकी जांच तो आपको एसीबी से कराइए। नहीं, जैसे आपने बताया कि मामले 2003 से चल रही हैं गड़बड़ियों को लेकर, कई इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल रहा, हाई कोर्ट भी शामिल रहा, कई जिससे कमिशन भी बना। का मामला 2003 से 2010 का मामला अगला है। मुंडा जी को लोगों ने सलाह दिया, उन्होंने वापस कर लिया, वो अलग। हाँ, उनको लगा कि गलती हुई है, उन्होंने गलती को दुरुस्त कर लिया, और लोग गलती होते रहने दिए जानबूझ के। हाँ, मगर 2010 तक कोई आयोग तो नहीं बना था ना जो बताए कि आप गलती कर रहे हैं। लेकिन 2010 में आयोग बना। 2000 में का आयोग बन गया, उसने 13 में रिपोर्ट दे दिया, 14 में कमेटी बन के वसूली के लिए नोटिस हो गया। तो 2014 के बाद 2019 तक तो जो सरकार थी उसको पता था कि आयोग ने कहा है ये अनियमितताएं हुई हैं, तो पहले वालों को तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं या कह सकते हैं कि आपने गलती की, आप सजा भुगतिए, मधु कोड़ा भुगत रहे हैं। मगर जिन लोगों ने 2014 के दिसंबर या 2015 से लेकर 2019 तक इसको होते रहने दिया, षड्यंत्र किया, जिनको वसूलना चाहिए था, शाह आयोग के मांग को वसूलना चाहिए था, गलतियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, किया नहीं, बल्कि इस षड्यंत्र में शामिल होते रहे कि इनकी गलतियां पकड़ी नहीं जाएं। यही नहीं, 2 बार उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा लिया। अब हाई कोर्ट में मुद्दई और मुदाले एकमत है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको तो वही मानना है। कोर्ट जांच आयोग तो है, कमेटी है नहीं। 2-2, 3-3 बार कोर्ट में इन लोगों ने उसका पक्ष लिया, और ये बिना मुख्यमंत्री के सहमति के संभव नहीं है कि हमने इस सवाल को उठाया था महाधिवक्ता के खिलाफ, तो उसने हमारे खिलाफ बार काउंसिल में प्रस्ताव पास करा दिया, निंदा का प्रस्ताव, तो मैंने उसको चुनौती दिया। महाधिवक्ता बार काउंसिल का अध्यक्ष था, उन्होंने किया ऐसा। हमने लिखा मुख्यमंत्री को कि इनके खिलाफ आरोप है, हमारे ये आरोप हैं साहब, इन पर कार्रवाई करें, इनको हटाइए, मगर उनको ही प्रोटेक्शन देते रहो। आरोप ये है कि सब कुछ नज़रों के सामने था, लेकिन इसके बाद भी इन चीज़ों को 2014 से 19 तक नज़रअंदाज करते रहा, और रद्द होने के बाद भी वो माइनिंग करते रहे। सवाल ये है कि जैसे सर आपने बताया कि 23 लोग थे, 7,000 करोड़ था जो फाइन लगाया गया था, और अभी सरकार बदल चुकी है और आपने सवाल उठाया, फिर से रिन्यूअल किया है, तो ये सरकार की अभी क्या भूमिका? नहीं किया इन्होंने मतलब परमिशन दिया है उसको बेचने का, परमिशन दिया, सेक्रेटरी ने दिया है, जो सही नहीं है, इसलिए मैंने आवाज़ उठाई है। तो इस सरकार की भी भूमिका? मेरा कोई शाह ब्रदर या किसी माइन ओनर के खिलाफ सवाल नहीं है, सरकार के ऊपर सवाल है, सचिव के ऊपर सवाल है। अब सचिव ने किससे आदेश लिया है, किसके कहने पर दिया है, क्यों किया है ऐसा, ये सचिव को बताना चाहिए। नहीं बताएगा तो हम लोग के केसेज पेंडिंग है हाई कोर्ट में, फिर से हम लोग जाएंगे कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। तो जहाँ कहीं सरकार नियम से भटकती है
और उस नियम से भटकने के कारण राज्य के हित को, जनहित को नुकसान हो रहा है, मैं वहाँ ही हस्तक्षेप करता हूँ। कौन खान का मालिक है, कौन लीजधारी है, किसको पट्टा मिला है, किसको नहीं मिला है, उससे सीधे मतलब नहीं है। अगर वो कोई अनियमितता कर रहा है तो उसको पकड़ने का काम सरकार का है। चाहे सरकार किसी का भी हो, सरकार कोई भी हो, सरकार हमारी सरकार थी, मैंने उठाया था, अभी भी सरकार है, इनसे हमारे अच्छे संबंध है, और गलती हो रही है तो मैंने उनको संकेत किया है, इनको सुधारना चाहिए। तो अभी जब आप पीछे दिनों दिन रांची गए थे और आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम उनको सौंपेंगे, लेटर भी सौंपेंगे और बताएंगे भी, तो क्या कोई बातचीत हुई इस मामले? हाँ, मैंने लेटर सौंप दिया, चूँकि वो समीक्षा विभाग भी चल रही है इसलिए उनके पास समय नहीं था, तो मैंने लेटर उनको सौंप दिया। लेटर मिल गया हमको, उनको सौंप दिया, उसी कॉपी मुख्य सचिव को सौंप दी। तो उसमें सारे आरोप हैं, उसमें मैंने यही लिखा है कि पिछले 5 साल में किस तरह का षड्यंत्र होते रहा, षड्यंत्र करके राज्य के खजाने को चपत लगाना और राज्यहित और जनहित पर कुठाराघात करना, और जो अनियमितता करने वाले हैं, गलतियां करने वाले हैं, अवैध माइनिंग करने वाले हैं, उनको संरक्षण देना। इसमें महाधिवक्ता भी शामिल हैं, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा है उनको, आप एसीबी को दीजिए, सीबीआई को दीजिए, किसी को दीजिए, जांच कराइए, आप जांच कराइए। सर, आपने एक और आरोप पिछले दिनों ये भी कहा था, कुछ जो माइंस माफिया हैं, जो लोग भी हैं, वो आपके खिलाफ जो है केस करना चाहते हैं, आपको घेरना चाहते हैं, क्या है आरोप? कहीं एकाध अखबार में छपा है कि मैंने जो बातें कही हैं उससे मुख्यमंत्री हों, महाधिवक्ता हों, खान के मालिक हों, इसमें से किसी न किसी को कहीं चोट पहुंची है। वो लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, मनी सूट दाखिल करेंगे। तो मुझे जानकारी मिली, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली, मैंने कंफर्म किया उनके नज़दीक के लोगों से। उन्होंने कहा कि हाँ, तैयारी हो रही है कम से कम 3 केस करने की। तो मैंने लिख दिया कि आप करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिस दिन आप करिएगा तो आप देखिएगा कि ये खुद आप ही के ऊपर चला जाता है कि मेरे ऊपर आता है। अब देखते हैं, इसलिए मैंने ओपन कर दिया इसको, ट्विटर से बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी विस्तृत तरीके से हर चीज़ को, हर बंदियों को समझाया, और मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। ये आम आदमी को और हम लोगों को इतना पता नहीं होता है कि किस तरीके से जो है, जब बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए सरकार और तमाम लोग किस तरीके से जो है कानून को तोड़ मरोड़ कर उनके फ़ायदे पहुँचाने के लिए काम करने लगते हैं। इसलिए आप भी इस चीज़ों को समझिए, और ये प्राकृतिक संपदा को लेकर हमेशा से जो है यहाँ पर ये लूट मची रहती है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन सवालों को उठाते हैं। अपने सहयोगी आशीष के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।